नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल डिस्कोर्स ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। Today we are going to discuss about the previous year's question paper of the BHU LLB entrance of 2015. As you all know that the question papers of the previous years of BHU LLB entrance examinations are very useful for all of us because it helps us to understand about the nature of the question paper, that what is the nature of the questions which are going to come. And also it has been found that in the entrance examination the previous year's questions has been also asked. So today we are going to discuss and we are going to cover 15 questions here with respect to the LLB entrance examination of the BHU of 2015. And let's begin that what kind of the questions came here. If you like this kind of the series of the BHU LLB entrance, please just like it so that I can cover more questions of the BHU LLB entrance examinations here. So with this note, I am going to start this series of the BHU LLB entrance examinations. So the first question, जो पहला क्वेश्चन है जो आया हुआ है एग्जाम में 2015 के एंट्रेंस एग्जाम में बीएचयू के, उसमें पहला प्रश्न ये आया कि एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है जस्टिस फॉर द कॉमन मैन। तो इस किताब के लेखक कौन है? जस्टिस फॉर कॉमन मैन के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए आए हुए थे 2015 में। एमसी सीतलवाड़, नानी पालकीवाला, एचएम सिरवई, डीडी बसु, ये 4 ऑप्शन आए हुए थे। इसमें जो सही ऑप्शन है वो एमसी सीतलवाड़ है। एमसी सीतलवाड़ ने ये किताब लिखी है और इस किताब में इनके साथ जस्टिस पाठक भी रहे हैं। तो यह किताब जो है को ऑथरशिप में भी रही है। तो जस्टिस फॉर कॉमन मैन के लेखक जो है एमसी सीतलवाड़ है। अब आपने पहला प्रश्न देखा, हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या प्रश्न आया हुआ है यहाँ पे। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो आया हुआ है यहाँ पे, वो दूसरा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न जो आया 2015 में, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक लीगली स्पीकिंग। तो लीगली स्पीकिंग जो पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर, जस्टिस ए आर लक्ष्मणन, जस्टिस जे एस वर्मा, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़। तो इसका सही उत्तर है जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये किताब लिखी है लीगली स्पीकिंग। तो इस किताब को आप अगर आता है दोबारा तो आप ध्यान से रखिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर होगा कृष्णा अय्यर ने पुस्तक लिखी हुई है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि कुछ किताबों के नाम आते हैं जो कि प्रसिद्ध अधिवक्ताओं यानी एडवोकेट्स और जजेस ने लिखे हुए हैं। तो एक प्रकार से ये भी ध्यान रखना होगा कि हम लोगों को देखना चाहिए कि कौन कौन सी किताबें बड़े अधिवक्ताओं ने और जजेस ने लिखे हुए हैं। फिर अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आपको पता होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इस पे कानून है भारत में, डिफरेंट कानून है, पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट से एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है। तो कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में? तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तो आता ही है, इसको आपको पता ही होगा। लेकिन कोई ऐसा वर्ड नहीं आता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेलेक्चुअल, इस प्रकार का कोई वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ध्यान देना होगा, इसका उत्तर होगा प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेलेक्चुअल। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क बिल्कुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है। ये जो अधिनियम भी इस पे अलग अलग है, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेलेक्चुअल, तो किसी इंटेलेक्चुअल की प्रॉपर्टी है, ये जो है कहना एक तरीके से डिफाइन करना केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे ये सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि सीवीसी के ऊपर, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस विद इफेक्ट फ्रॉम। आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पे 2003 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है। इस एक्ट के बाद जो है इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, लेकिन इससे पहले भी प्रयास हुआ था। वो वर्ष था 2018, दो सॉरी 1998। 1998 में यह प्रयास हुआ था। 25 अगस्त 1998 को एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था जिसके द्वारा जो है यह कोशिश की गई थी कि उस ऑर्डिनेंस के द्वारा जो है सीवीसी को जो है स्टेटस मिल जाए, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल जाए, यानी कि उसको विधिक मान्यता स्टेटस मिल जाए। ये प्रयास हुआ था 1998 में एक ऑर्डिनेंस के द्वारा। हालांकि ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, बाद में पुनः 2003 में एक अधिनियम लाया गया इसके ऊपर और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टेटस दिया गया। लेकिन पहला जो प्रयास किया गया था वो ऑर्डिनेंस के द्वारा 1998 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि इप्सो फैक्टो का मतलब क्या होता है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इप्सो फैक्टो? देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं बीएचयू एलएलबी में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जहाँ पे कुछ मैक्सिम्स होते हैं, उनके मतलब क्या होते हैं, वो परीक्षाओं में आते हैं। बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस में भी आते हैं, और भी जहाँ पे एलएलबी के एंट्रेंस होते हैं वहाँ पे भी आते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इन प्लेस ऑफ, बाय रीजन ऑफ द फैक्ट, बाय द सेम सोर्स, बाय द वे। इप्सो फैक्टो माने होता है कि जैसे कि साधारण जिस कारण से हो जाए कोई चीज, इसी वजह से ये हुआ। तो कभी कभी कोई डिसीजन आता है तो इप्सो फैक्टो करके लिखा होता है कि इस तथ्य के कारण, इस कारण जो है, ये जो है निर्णय आया, इसी कारण ऐसा चीज हुआ। तो इसका आंसर होगा बाय रीजन ऑफ द फैक्ट। तो इप्सो फैक्टो का अर्थ यहाँ पे ये होगा कि बाय रीजन ऑफ द फैक्ट, यानी फैक्ट को देखते हुए, फैक्ट को देखते हुए इसी कारण से ऐसा हुआ। अगला प्रश्न है कि मेडिकल साइंस यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम इज नोन एज। मेडिकल साइंस जो है, जब वो जो है खोजी या इन्वेस्टिगेशन क्राइम का जो है करता है, किसी क्राइम होने के बाद उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है और उसमें मेडिकल साइंस की हेल्प ली जाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। क्रिमिनल मेडिसिन, एपिस्टेमोलॉजिकल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, ऑन्टोलॉजिकल साइंस। तो इसका उत्तर होगा फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस बारे में आपने सुना ही होगा कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फॉरेंसिक साइंस। तो ये एपिस्टेमोलॉजिकल नहीं होगा, इसके जगह जो है ये इसका उत्तर जो है ये होगा फॉरेंसिक साइंस। तो ये उत्तर आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। यहाँ पे इसका उत्तर होगा ये एपिस्टेमोलॉजिकल, ये जो है सही नहीं है। तो हम लोग उसको करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। तो नहीं हो पाया, लेकिन इसका सही उत्तर होगा फॉरेंसिक साइंस। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैटल? ऐसे कई अधिनियम है जहां प्रॉपर्टी को लेके है, तो वहां पे चैटल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो चैटल का मतलब क्या होता है? तो चैटल का मतलब एनी प्रॉपर्टी। फिर प्रॉपर्टी कौन से हो सकते हैं? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो आप कहीं इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, और एक काउ का यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ। इसका सही उत्तर होगा मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप जो है इस जगह से उस जगह ट्रांसफर कर सके, तो वो होता है चैटल। तो ऐसे कई अधिनियम है जहाँ पे चैटल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कानून में। उन जगहों पर जहाँ पे चैटल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है संपत्ति। वो संपत्ति कैसी होनी चाहिए? वो मूवेबल होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा ऐसा पहला राज्य था जिसने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भारत में पहली बार स्थापित किया? तो उसका उत्तर होगा वेस्ट बंगाल ऑप्शन दिया गया, आंध्र प्रदेश दिया गया, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, मगर उसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने जो है पहली बार जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश किया था इंडिया में। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन बैरिस्टर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम महिला, भारतीय महिला बैरिस्टर हुई? तो यहाँ पे कॉर्नेलिया सौरभ जी, कामनी रॉय, कादम्बरी गांगुली और नन ऑफ द अबव का ऑप्शन आया हुआ है। इसका सही उत्तर है कॉर्नेलिया सौरभ जी, ये इसका सही उत्तर है। तो कि पहली ये भारतीय महिला थी जो कि एक बैरिस्टर थी। बैरिस्टर का आपको बता दूं, बैरिस्टर जो होते हैं वो जो यूके से जो डिग्रियां मिलती हैं उन्हें हम लोग बैरिस्टर कहते हैं, जो एडवोकेट्स की पढ़ाई करते हैं। शी वाज द फर्स्ट लेडी, इंडियन लेडी हु हैज बिकम द वीमेन बैरिस्टर इन इंडिया। अगला प्रश्न है कि कोलेजियम, आपको पता हो कोलेजियम सिस्टम के द्वारा जो है जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, तो पहले जज कौन थे जिन्होंने जो है इस वर्ड का इस्तेमाल किया था? इसका उत्तर होगा जस्टिस भगवती। जस्टिस भगवती ने एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो पहला केस था, जजेस ट्रांसफर फर्स्ट केस जिसको बोलते हैं, उस केस में जो है इन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था, कोलेजियम सिस्टम का। तो अगला प्रश्न आता है, पुनः किताब के ऊपर आया है प्रश्न है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक यहाँ ऑप्शन है चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू, ग्रैनविले ऑस्टिन, नन ऑफ द वेब एंड जॉन रॉल्स। इसका सही उत्तर होगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने किताब लिखी है थ्योरी ऑफ जस्टिस, काफी पॉपुलर बुक है। लॉ में इन्होंने जस्टिस के जो है थ्योरीज है उसके बारे में डिस्कस किया है। चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी है स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्कस किया। ग्रैनविले ऑस्टिन ने लिखा है अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन नेशंस करके एक किताब लिखी है जो कि ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जजेस में कौन पहला ऐसा जज था जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और सुप्रीम कोर्ट का जज बना? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जज बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट
elevated to the Supreme Court of India. यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ए वरदराजन, बी सी रॉय, के रामास्वामी, के जी बालाकृष्णन। तो 4 ऑप्शन है। सामान्यतः लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके कि यहाँ पे के जी बालाकृष्णन को, लेकिन के जी बालाकृष्णन पहले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। पहले जज का नाम था ए वरदराजन। तो ए वरदराजन जो है वो पहले जज थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए और वो बिलोंग करते थे शेड्यूल कास्ट से। सो इसका उत्तर होगा ए वरदराजन। फिर किस प्रकार का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में? जब एक रिलेशनशिप जब पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो किस प्रकार का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है? आपको पता ही होगा कि कानून जो है जिस प्रकार की रिलेशनशिप होता है उसी हिसाब से कानून भी जो है उसको डील करता है। तो यहाँ पे किस प्रकार का रिलेशनशिप बनता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में? क्या वो एक मोरल है, नैतिक है, कस्टमरी है, क्या वो एक पारंपरिक है, स्टेटरी है या फिड्यूसरी है? किस प्रकार का वहाँ पे रिलेशनशिप होता है? वहाँ पे जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में वो फिड्यूसरी होता है, एक विश्वास पे होता है। वहाँ पे एक विश्वास होता है, जो कुछ भी बातें डॉक्टर से बताई जाती है विश्वास पे बताई जाती है पेशेंट द्वारा, और पेशेंट को डॉक्टर भी एक विश्वास पे करता है कि जो बातें पेशेंट बता रहा है वो सही है। अगला प्रश्न दोबारा जो है एक मैक्सिम पे आया है और यह मैक्सिम है यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम। ये बहुत पॉपुलर मैक्सिम है और इस प्रश्न में पूछा गया है इस मैक्सिम का मतलब क्या है? तो इस मैक्सिमम का मतलब क्या है? इस मैक्सिमम का मतलब है कि वेयर फॉर एवरी रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी, यानी जहां कहीं भी जो है रॉन्ग होगा, जहां कहीं भी रॉन्ग होगा वहां पे जो है रेमेडी होनी चाहिए। यानी जहां कहीं भी किसी व्यक्ति का कोई राइट होगा वहां पे उसको रेमेडी भी मिलनी चाहिए। अगर आपके पास कोई राइट है और उसका हनन होता है और उसके लिए आपके पास कोई रेमेडी नहीं है तो ये संभव नहीं हो सकता। यानी हर अधिकार के लिए और हर जगह जहाँ पे अधिकार वहां पे रेमेडी होनी चाहिए, और जहाँ पे कभी भी कोई गलती होती है उसके अपोजिट में रेमेडी का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जो है फॉर एवरी रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी का ऑप्शन जो है ये यहाँ पे ये सही है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगला अगला जो है प्रश्न, जो आखिरी प्रश्न हम इस श्रृंखला में ले रहे हैं वो है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति में अनलॉफुली इंटर करता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसे कन्फाइनमेंट कहते हैं, क्या उसको रिस्ट्रेन कहते हैं, क्या उसको अप्रोप्रिएशन कहते हैं, क्या उसको ट्रेसपास कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग ट्रेसपास। अब इसमें एक थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट है। कन्फाइनमेंट क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को आप पूरी तरह से घेर लेते हैं, कहीं जाने का मौका नहीं देते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्फाइनमेंट। किधर भी नहीं, किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन तो जाने देते हैं मगर बाकी दिशाओं में उसको जाने नहीं देते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब किसी और की चीज़ों को आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। और ट्रेसपास तब होता है जब किसी की संपत्ति में आप जो है अनलॉफुली इंटर करते हैं। तो ये 15 प्रश्न थे जिनको हमने इस श्रृंखला में लिया है। अगर आपको ये सही लगा तो कृपया करके कमेंट करें जिससे कि हम इसको कंटिन्यू करें और धीरे-धीरे बीएचयू एलएलबी के सारे ही जो प्रश्न पत्र हैं पिछले साल के उसको हम लोग कवर कर सकें इस श्रृंखला में। और कृपया इस चैनल को लाइक करें जिससे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरह की वीडियोज़ बना के दें, और सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए जिससे कि आपके जो मित्र हैं, जो आपके साथ के लोग हैं वो उसको समझ सकें और इसमें भी वो इसका लाभ ले सकें। तो इन सभी शब्दों के साथ आई एम वेरी मच thankful to you that you are spending your time for watching this video. Thank you.